सेट में हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन किए थे पिछले क्लास में, आज उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। किसी का अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। सेट देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़े थे ना पिछले क्लास में कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। अगर कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको सेट कहते हैं। दूसरा चीज ये हम लोग देखे थे कि सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कर्ली ब्रेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका दो तरीका होता है। एक पढ़े थे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, एक हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े थे, और दूसरा हम लोग पढ़े थे रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाए देन इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। अगर हम लोग कभी मैथमेटिकल कंडीशन या फिर स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये दो चीज था। देखिए, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इन एनी सेट, किसी एक सेट में, इन एनी सेट एलिमेंट डज नॉट रिपीटेड, एलिमेंट डज नॉट रिपीटेड। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मान ले रहे हैं कि आपको पुट करने के लिए 2 या 3 आइडेंटिकल एलिमेंट मिला, आप उसमें से किसी एक को लिखेंगे, ठीक है। मीनिंग क्या है समझिएगा। इन एनी सेट एलिमेंट डज नॉट रिपीटेड, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे एग्जांपल में एक क्वेश्चन ये दिया गया, फॉर्म अ सेट यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी। देखिए, ये एक वर्ड है, इसके लेटर्स को यूज करके एक सेट का फॉर्मेशन करना है। आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो S रिपीटेड है, I भी रिपीटेड है, P रिपीटेड है, M सिंगल टाइम है। तो अगर इसके सेट को आप A नाम देते हैं, सेट हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। तो अगर A उसका नाम रखेंगे कर्ली ब्रेस में, बहुत ध्यान से लेटर से, ये M I लिखा गया, S P। अच्छा, हम इसको यहीं पे क्लोज कर दिए। तो अब सवाल उठा कि सर और बाकी सब क्या होगा? तो अगर आप देखें ना तो आपको एक बात पता चलेगा कि M तो एक ही बार था, मगर I और I ये 3 बार है, सॉरी 4 बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 टाइम लिखेंगे, ये 1 टाइम। S अगर आप देखें तो ये भी अपने पास 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स रिपीट नहीं किया जाएगा बल्कि उसको सिंगल टाइम लिखा जाएगा। तो ये जो 4 बार S रिपीट हो रहा है उसको 1 बार लिखेंगे। P के लिए भी अगर आप यहाँ गौर करें तो P 2 बार रिपीटेड है। तो हम लोग से कहा गया कि सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन मत कीजिए। तो अगर सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करेंगे तो कितनी बार लिखेंगे? सिंगल टाइम। चाहे वो कितनी बार भी प्रेजेंट हो, 2 बार है तो भी एक ही बार लिखेंगे, 4 बार अगर रिपीटेड है तो भी एक ही बार लिखेंगे, अगर सिंगल टाइम प्रेजेंट है तो भी एक ही बार लिखेंगे। यानी सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करना है। मीनिंग ये हुआ कि इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके अगर कोई एक सेट बनाया जाएगा, उसके अंदर 4 एलिमेंट होगा, MISP। अब देखिए दूसरा आदमी क्या बोला ना, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, सेट का खेल है, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक दूसरा आदमी बोला कि देखो B हम इसी के बेसिस पे एक सेट बना रहे हैं और उसमें हमको I सबसे पहला एलिमेंट मिला, उसके बाद S लिस्टेड होगा, फिर M करेंगे, उसके बाद हम P लिखेंगे। ये मेरी मर्जी है, हम सेट बना रहे हैं, हम कैसे भी लिखेंगे। तो हम बोले बहुत बढ़िया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस सेट और इस सेट B में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई आदमी यहाँ डिक्लेयर करे जिसको सेट का नॉलेज हो तो वो क्या बोलेगा कि सेट A और सेट B दोनों इक्वल सेट है, मगर सर एलिमेंट तो आगे पीछे हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब कभी भी अरेंजमेंट करते हैं तो अरेंजमेंट जरूरी नहीं है हमेशा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो मे बी रैंडम तरीके से भी हो सकता है, मगर मेन फैक्ट बात क्या है कि वो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो 4 एलिमेंट है, गौर से, MISP। इसमें आप किसी को भी इसका प्लेस नहीं दे सकते। प्लेस नहीं देने का मतलब आप नहीं बोल सकते हैं कि M फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, मे बी M आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, ठीक है।
आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई अगर लिखे हैं तो वो फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है, उसको आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो मेन बात क्या है, बात ये है कि सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट होना चाहिए। अगर आप यहां से मैच करें तो दोनों सेम होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस बात के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोला गया फॉर्म अ सेट यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड पाटलिपुत्र। मान लीजिए सेट का नाम हम इस बार सी देते हैं, बोलिए तो क्या क्या एलिमेंट हो सकता है? PATLI और U और R। क्या और कुछ हो सकता है? नो सर। नहीं। रीजन है कि मेरे पास P जो है, P इस पूरे के पूरे वर्ड में P 2 टाइम्स रिपीटेड, तो हम लोग यहाँ एक ही बार मेंशन करेंगे। A भी 2 बार रिपीट है, एक बार मेंशन करेंगे। T भी देखिए 2 टाइम्स रिपीटेड, सिंगल टाइम प्रेजेंट इन द सेट। L यूनिक है, एक बार, बिल्कुल यही काम करना है। तो ये हुआ आपका सेट। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक सेट बोला कि D, ठीक है, D ध्यान से लिखा है RAPTILU। बोलिए तो C और D इक्वल है या डिफरेंट है? यस सर। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, इक्वल है। C और D दोनों सेट इक्वल होगा। तो हम लोग अभी अभी बस 2 चीज सीखे। क्या क्या सीखे? कि सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते, और दूसरा बात क्या सीखे कि सेट के अंदर एलिमेंट का कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है, उसको रैंडमली आप किसी भी प्लेस पे लिख सकते हैं, वो हमेशा सेम सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नोट करिए आप इसको, जैसे कंप्लीट हो जाएगा बताइएगा। ये था अपने पास अभी सेट का एक पार्ट। देखिए, अब ये जो आपके सामने अब क्वेश्चन रखे ना, कभी कभार हो सकता है कि क्वेश्चन आपको थोड़ा दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके दिया हुआ रहे, तो आपको उसका मीनिंग भी समझना चाहिए। अगर कभी भी वो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन में मेंशन है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या हो सकता है क्वेश्चन, देखिए ऐसा लिखा रहेगा, सेट ए दैट कंटेन x such that x is letter of गुआवा। ठीक है, इस वर्ड का लेटर है। कोई बता सकता है क्या ये जो अभी मेरे सामने है ये सेट बिल्डर फॉर्म है या फिर रोस्टर फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट प्रेजेंट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, दूसरा, अगर हम इसी को रोस्टर में लिखना चाहें तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट लिखना होगा, तो मींस GUAV, ये होगा इसका कौन सा फॉर्म? ये है रोस्टर फॉर्म, इट इज द रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हो और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने बोले, तो उस क्वेश्चन का 2 काम हो जाता है। एक तो हो गया वो यहाँ पे कन्वर्ट करा लिया सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, और दूसरा उसका काम क्या हो गया कि वो ये भी चेक कर लिया कि स्टूडेंट को आता है कि नहीं, कि अगर कोई एक एलिमेंट रिपीटेड हो तो उसको सिंगल टाइम लिखा जाए। अब हम आपसे एक छोटा सा चीज बस पूछेंगे अभी क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके बताइएगा, 2 4 5 10 जितना हो जाए। ठीक है, 1 मिनट अभी वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें ट्राई कीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 1 5 -1 0, इतने में काउंट करके बोलिए तो कितना है? 6 एक आंसर 6 मिला और एक आंसर हमको 7 मिला। देखिए, ये इस कारण से क्वेश्चन था ना, जो समझा अभी के कॉन्सेप्ट को वो इसको तुरंत क्या किया, 2 की जगह पे 1 काउंट किया। ये 2 डिफरेंट एलिमेंट नहीं है ना, ये सिंगल एलिमेंट है। तो आपके पास कितना यूनिक एलिमेंट है? नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ये चीज। नेक्स्ट एक और सेट है, मान लीजिए जैसे ये लिखा x such that x is letter of word
ऑफ वर्ड एप्पल, बोलिए तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक, 1 यूनिट ए पी एल ई कितना हो जाएगा? 4, केवल 4। इसमें अगर आप चाहें तो सेट को ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, इसके अंदर ए प्रेजेंट होगा, पी प्रेजेंट होगा, एल प्रेजेंट होगा, ई प्रेजेंट, ठीक है। तो मेरे पास जब कभी भी ऐसा कोई सेट बिल्डर दिया हो, उससे दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक की नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। दोनों जगह पे आपको एक बात ध्यान में रखना है, एलिमेंट अगर रिपीटेड है तो इट काउंटेड ओनली सिंगल टाइम। कितनी बार काउंट करेंगे? एक बार केवल काउंट करेंगे, ठीक है। एक आदमी ये बोला कि एक सेट है, देखो 1 2 3 1 2 5 1। एक आदमी ये कहा कि देखो मेरे पास एक बी सेट है और उसके अंदर लिखा है 2 3 5 1। बोलिए तो a इज इक्वल्स टू b और a नॉट इक्वल्स टू b? a इक्वल टू b, एकदम सही। हम लोग यहाँ पे 3 बार 1 लिख के कुछ नहीं साबित कर सकते, वो एक ही होगा। अगर 2 लिखा गया है 2 बार तो वो सिंगल टाइम काउंट होगा। तो एक बार चेक किया जाए, 1 प्रेजेंट, बिल्कुल 2 प्रेजेंट है, 3 भी है और 5 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए 3 और 5 भी प्रेजेंट। तो जो एलिमेंट ऊपर है वही एलिमेंट नीचे, तो कहा जा सकता है कि दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, ये तो पहले का चीज था। कहीं कुछ डाउट जरूर पूछे आप। आवाज नहीं आ रहा है, क्या कुछ बोल रहे थे? हो गया, ठीक। देखिए अब इसी में कंटिन्यू करेंगे, सेट से रिलेटेड पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट कि कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। मेनली क्वेश्चन का एक सेगमेंट ये था जितना आपको बताया गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस बेसिस पे आता है कि सेट्स का टाइप कितना होता है। तो टाइप्स ऑफ सेट, सेट का कितना टाइप और कौन कौन सा। सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, देखिए एम्प्टी सेट का मतलब हो गया, उसके नाम के साथ आपको ये चीज पता चल रहा होगा कि वो खाली, ठीक है। इसको एक और नाम दिया गया है कॉल्ड वॉइड सेट। इसको एक और नाम दिया गया है कॉल्ड नल सेट। अब इसके आगे सेट से पहले जो भी वर्ड लगा, एम्प्टी मतलब खाली कुछ नहीं, वॉइड मतलब भी वही होता है और नल का मतलब भी उसके अंदर कुछ नहीं है। तो अगर किसी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? इफ एनी सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो वैसे केस में हम लोग बोलेंगे कि वो एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है या नल सेट है, ठीक है। तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट। तो ये कैसे हो सकता है? किसी एक सेट के अंदर कोई एलिमेंट अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहला चीज समझिएगा कि रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। तो इन रोस्टर फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कर्ली ब्रेस को डाल के खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा तरीका होता है फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फाई लिखा रहे या कर्ली ब्रेस डाल के उसके अंदर कोई एलिमेंट ना लिखा हुआ जाए, तो वैसे केस में आप बोलेंगे इट इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसके पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि मैथमेटिकल कंडीशन बहुत लगा सकते हैं। एक दो एग्जांपल दे रहे हैं फिर आपको बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए जैसे क्या लिखा है, x such that x belongs to natural number और x less than 0। देखिए क्या कह रहा है, हर एक पार्ट को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा मैथमेटिक्स का वर्ड। एक तो a के अंदर x है, x is the general element of the set। उसके आगे बोल रहा है x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है? वंस। और ये क्या कह रहा है ना कि x लेस देन 0। देखिए
दोनों बात एक दूसरे को अपोज कर रहा है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये कह रहा है कि नहीं x जो है वो लेस देन 0 है। तो देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात नहीं कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो वैसे केस में ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं किया मींस x डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से सुनेंगे, एक कंडीशन कह रहा है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि x लेस देन 0 होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का अपोज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन है, मींस सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। तो वैसे केस में आप बोलेंगे नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x, क्योंकि दो कंडीशन और दोनों में से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर x का कोई भी वैल्यू नहीं होगा तो आप कह सकते हैं A is empty set, A is empty set, यानी कि A is equals to या तो कर्ली ब्रेस डाल के छोड़ दीजिए या फिर आप लिख सकते हैं A जो है वो 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जब कभी भी कंडीशन फुलफिल ना हो, x का वैल्यू कैलकुलेट ना हो, मैथमेटिकली कैलकुलेट ना हो, वैसे केस में आप सेट को एम्प्टी सेट कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए और थोड़ा समझिएगा, एम्प्टी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। b is equals to x such that, क्वेश्चन में ये बोला गया x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सोचिए तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? बहुत बेसिक से चलते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। मींस हम ये कह सकते हैं ना कि x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर बाय द वे ये क्वांटिटी चाहिए, ये क्वांटिटी, तो दोनों तरफ ऐड करेंगे 1, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग 1 ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 1 मींस 1। तो देखिए क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। बोलिए सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है तो क्या x का कोई भी पॉसिबल वैल्यू होगा? नहीं हो सकता है। तो वैसे केस में इट इज एम्प्टी सेट। b कौन है? एक एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी सेट है। तो आप इसको ऐसे कर्ली ब्रेस से दिखा सकते हैं या फिर आप दिखा सकते हैं कि b जो होगा वो 5 होगा, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब मान लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट, तो क्या करेंगे? क्योंकि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप रोस्टर फॉर्म में 5 लिख के एग्जांपल मत दीजिएगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे सर? वैसे केस में जब भी एम्प्टी सेट का एग्जांपल पूछा जाए, आप हमेशा आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे फॉर्म करेंगे? तो कोई भी ऐसा कंडीशन लिखिए दो जो एक दूसरे को फुलफिल ना करे, ऐसा दो कंडीशन लिखिए खुद से कुछ भी सोच के जो एक दूसरे को फुलफिल ना करे। तो सर हमको तो कंडीशन याद नहीं, हम आपसे एक दो सवाल पूछते हैं, आपको याद है, बस यूज करने आना चाहिए। सबको पता नेचुरल नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सबको ये भी पता होल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबको ये भी पता है कि इंटीजर does not equal to 2.52। बोलिए ये तीन चीज आपको पता है क्या? हाँ ना? इंटीजर वाला पता नहीं है। इंटीजर वाला पता नहीं है। अच्छा ठीक है, ये दोनों पता है ना? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, नंबर सिस्टम का चीज है। एक्चुअल में आपके क्लास 9 और 10 दोनों जगह पे नंबर सिस्टम है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आपको वो पता होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, सीखना है। इंटीजर किसको कहते हैं पहले बता दें। 2.52 है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। बस मेरे साथ रिस्पॉन्ड करते चलिएगा, हाँ सर होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी। 2 + 0.52 सही कि गलत? यस सर। ठीक है, अब इसका दो पार्ट आपको सेपरेट दिख रहा है, दो पार्ट सेपरेट दिख रहा है, विदाउट फ्रैक्शन कॉल्ड इंटीजर,
जो कि फ्रैक्शन नहीं रखा, यानी कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उसको इंटीजर बोलेंगे और पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको फ्रैक्शन कहते हैं, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बोले कि इंटीजर 2.52 के बराबर है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर में हमेशा पॉइंट से पहले वाला नंबर लेना है, पॉइंट से पहले वाला नंबर उसको इंटीजर बोलते हैं। तो सोचिए अगर हम 2.52 का इंटीजर निकालें तो वो तो 2 है, क्या कोई बताएगा 2 कभी 2.52 के बराबर होगा कि नहीं होगा? कोशिश करो, कैसे बराबर होगा? अरे नहीं हो सकता है, 2 अपने आप में यूनिक है, वो 2 के बराबर ही होगा। 2.52 अपने आप में यूनिक है, वो 2.52 के बराबर ही होगा। तो इसी जगह पे हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट बना दिए थे कि कोई इंटीजर ऐसे फ्रैक्शनल नंबर के इक्वल होगा, तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। आपको पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के किसी भी ऐसे कंडीशन को उठा लेना है जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वही एग्जांपल होगा सेट बिल्डर फॉर्म में एम्प्टी सेट का। तो एम्प्टी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी एग्जांपल देना हो, कोई भी एग्जांपल देना हो, ऐसा कंडीशन आप लिख दें जो फुलफिल नहीं हो रहा है। फिर से एक बार क्या बोल रहे थे? कोई भी पॉइंट वाला नंबर तो इंटीजर नहीं होगा ना? नहीं, कभी नहीं। मतलब मान लीजिए अगर कोई ऐसा लिख दिया तो इसको तो आप बोलेंगे ना कि इसका पॉइंट के बाद 0 0 है, यानी फ्रैक्शन 0 है, तो ये इंटीजर है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे ऐसे 1 लगा दिया, इट इज नॉट इंटीजर, ये सिंपल एक रियल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको नोट करेंगे, कहीं कुछ डाउट तो पूछा जाए। ये था एम्प्टी सेट, आगे कंटिन्यू किया जाए। सेकंड, सिंगलटन, इसको सिंगल टोन लिखते हैं मगर पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। देखिए इसके नाम से एक और बात पता चला, सिंगल मतलब क्या? 1। इसका मतलब हुआ कि दिस सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट कंटेन करेगा, उसको सिंगलटन सेट कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज्यादा ये ट्रिकी होता भी नहीं है। मान लीजिए जैसे कोई एक सेट लिखा A और इसके अंदर 1 लिखा है, तो क्योंकि सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। B कोई एक सेट है, इसके अंदर लिखा है -1000, तो नेगेटिव लगे पॉजिटिव लगे वो सेट्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। तो फिर आप देख रहे हैं कि -1000 मींस एक नंबर है। अगर एक नंबर है तो सेट को कैटेगराइज करेंगे कि ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, अगर सेट C के अंदर ऐसे लिखा है x such that, थोड़ा जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belongs to natural number x less than 2, बोलिए तो क्या होगा इसका रोस्टर फॉर्म? C का रोस्टर फॉर्म कोई भी? सर 1। 2 से लेस नेचुरल नंबर एक ही होता है 1, तो आप इसके अंदर 1 लिखेंगे, यानी C का ये रोस्टर फॉर्म हुआ और ये था सेट बिल्डर फॉर्म। अपने क्वेश्चन में जो प्रोवाइड करके दिया गया, इट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में अगर आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि वो सिंगलटन है या क्या है, तो करना क्या चाहिए, एक स्टेप बढ़ाइए, उसका रोस्टर लिखिए। रोस्टर लिखने पे आपको तुरंत दिखेगा, अगर सिंगल एलिमेंट है देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, अगर कोई एलिमेंट नहीं आया देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। आपको बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, सिंगलटन सेट हो गया। थर्ड है फाइनाइट सेट। तो देखिए फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, नाम से पता चला कि इफ इन एनी सेट number of elements are countable, काउंटेबल कहने का मतलब क्या होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। 20 होगा, 25 होगा, 10 होगा, 5 होगा, 4 होगा, वैसा।
तो अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है देन द सेट कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए के अंदर लिखा 3 - 3 0, इसके अंदर कितना एलिमेंट दिख रहा है? 3। आप इसको काउंट कर पाए, आप इसको काउंट कर लिए कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इट मींस इट इज काउंटेबल, इट कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कहा जा सकता है कि ए जो होगा इट इज अ फाइनाइट सेट, ये एक फाइनाइट सेट है। मान लीजिए बी के अंदर क्या लिखा है वो देख लीजिए एक बार, 1 2 3 डॉट डॉट करके यहाँ पे 20। बोलिए काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। कितना? सर 26। 20 एलिमेंट्स इसके भीतर होगा, 20 एलिमेंट्स इसके भीतर होगा। कहने का मतलब ये फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट है। अब अगर फाइनाइट आया तो ऑब्वियस सी बात है इससे रिलेटेड एक और टर्म जो इसको अपोज करता है वो होता है इनफाइनाइट। क्या कभी आप इनफाइनाइट वर्ड का नाम सुने हैं? है ना? इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, अनकाउंटेबल, एकदम सही वर्ड आप लिए हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसका मतलब क्या हो गया कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट आर अनकाउंटेबल, अगर वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करे देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सर क्या एग्जांपल? देखिए एग्जांपल में क्या क्या आएगा आप उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसे छोटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। और अगर इसको सेट के रोस्टर फॉर्म में दिखाएं 1 2 3 4 डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसका एंड पॉइंट कभी नहीं डिफाइन कर सकते। नेचुरल नंबर का एंड पॉइंट कभी नहीं डिफाइन कर सकते। मान लीजिए कोई बोला कि सर देखिए अगर हम कोशिश करें ना तो हम इसका एंड पॉइंट डिफाइन कर देंगे, ये होता है इसका एंड पॉइंट। हम बोले बहुत बढ़िया, काफी बड़ा नंबर है, मगर सोचिए अगर कोई इसमें एक और 9 लगा दे तो क्या ये और ज्यादा नहीं बढ़ गया? तो ये कभी डिफाइन ही नहीं हो सकता, ये कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। और क्योंकि इसका काउंटिंग नहीं हो सकता है कि नेचुरल नंबर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, क्योंकि इसका काउंटिंग नहीं हो सकता है, इस कारण से इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा होल नंबर, ये भी होगा। उसके अलावे हम आपको एक थोड़ा सा डायग्राम दिखा दें। कोई बताएगा सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा नंबर सिस्टम? रियल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम बताते चलेंगे, ठीक है, मगर आप आंसर देना मत बंद कीजिएगा। गलत हो सही हो एटलीस्ट हमको पता तो चलता है और आपको भी पता चलता है, ठीक है। रियल नंबर सबसे बड़ा, इससे छोटा रेशनल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो भी रेशनल नहीं होगा वो हमेशा होगा इररेशनल। इररेशनल को क्यूसी से डिनोट करते हैं। क्या आप जानते हैं रेशनल नंबर किसको कहते हैं? 2/5। बोलिए रेशनल है कि नहीं? यस सर, रेशनल है। रूट थ्री रेशनल है कि नहीं? इररेशनल, बिल्कुल। तो जो रेशनल होगा ना, जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे रेशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इररेशनल नंबर को QC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। QC, C स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। सेट में ही आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, मगर अभी के लिए नोटेशन याद रखिएगा। रेशनल के लिए यूज करेंगे कैपिटल Q और इररेशनल के लिए यूज करेंगे Q और उसके एक्सपोनेंट में यहाँ पे पावर में C लिखा रहेगा और C होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अगला, इससे छोटा क्या होगा? इससे छोटा होता है इंटीजर। इससे छोटा होता है इंटीजर। उससे छोटा क्या होगा? इंटीजर से, हाँ, होल नंबर, एकदम ठीक, होल नंबर। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जितना भी सेट आपके सामने लिखा हुआ है
ये सब का सब जो होता है ना, ये इनफाइनाइट सेट होता है। ये जितना भी आपके सामने है ये सब का सब इनफाइनाइट सेट होता है। हम यहाँ पे इसमें नाम लिख दें, नेचुरल आप जानते हैं, होल आप जानते हैं, I फॉर इंटीजर, Q इज रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। और जो QC होता है इट इज सेट ऑफ इररेशनल नंबर, इट इज सेट ऑफ इररेशनल नंबर, ठीक है। और R फॉर रियल नंबर। तो मेरे पास अभी जो नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सेट मिला, ये सब का सब इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें से कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम जो आपको नहीं पता हो, जिसके बारे में आपको है ना कुछ नहीं पता हो, तो हम बताएंगे कि हाँ कब ये ऐसे मिलेगा या क्या उसके अंदर नंबर हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ भी। सर रियल नंबर, रियल नंबर, कोई भी नंबर लिखा है ना, कोई भी नंबर, एक नंबर बोल दीजिए तो, कोई भी एक नंबर। 5, ये एक रियल नंबर है। 5.2 ये एक रियल नंबर है। 5.2/3 ये एक रियल नंबर है। रूट अंडर 5.2/3 ये एक रियल नंबर है। मीनिंग क्या हुआ, समरी क्या हुआ, कोई भी ऐसा नंबर जो कि रैशनल हो, इररेशनल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ये सब का सब रियल नंबर होता है, ठीक है। तो रियल नंबर सबसे लार्जेस्ट सेट है। क्लास 11 में आपका एक चैप्टर है, नाम है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ही एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो रियल से बड़ा होता है। उसके बाद कोई भी ऐसा सेट नहीं है या फिर नंबर सिस्टम जो रियल से बड़ा, मगर एक्चुअल में जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग यही मान के चलते हैं हमेशा कि रियल नंबर इज लार्जेस्ट नंबर सिस्टम, रियल नंबर सबसे लार्जेस्ट होता है। एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा समझिएगा। आप क्लास 9 और 10 इन दोनों में कभी ये नंबर लाइन का नाम सुने हैं? नंबर लाइन, यस सर, एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है रियल नंबर लाइन। इसका पूरा नाम क्या होता है? रियल नंबर लाइन। यानी कैसा भी नंबर हो, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, उसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही जो रियल नंबर है ना, इसी को आप यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? वो लास्ट वाला जो है ना, उससे रिलेटेड एक पार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, सब कोई को यहाँ पे दिखेगा। सबसे लास्ट में नोट करने के बाद इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। रियल सबसे बड़ा होता है, रैशनल और इररेशनल में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सर ये क्या बनाए हैं, अगर ये सीधा रहा तो इक्वल टू, अगर ये ऐसे रहा तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। तो रैशनल, इररेशनल इक्विवेलेंट होता है क्योंकि कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इससे छोटा होगा इंटीजर, इससे छोटा होगा होल नंबर और सबसे छोटा होगा नेचुरल नंबर। ये समझते हैं ना नोटेशन, R इज ग्रेटर देन Q, तो R सबसे बड़ा रियल नंबर, फिर रैशनल और इररेशनल इक्विवेलेंट, उससे छोटा इंटीजर, उससे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। इसको लास्ट में जरूर नोट कर लीजिए। उसके बाद यस सर, ठीक, यस सर। ठीक है। अभी जो भी टाइप्स हम लोग पढ़े ना, ये आपके क्वेश्चन में बहुत छोटा सा प्रेजेंट होगा, या तो किसी एक क्वेश्चन का पार्ट होगा, और नहीं तो इसके बेसिस पे एकदम छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि व्हाट इज टाइप ऑफ द सेट। तो बस आपको वो नाम बताना होता है। मीनिंग क्या हुआ, सेट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे किसी एक क्वेश्चन में ऐसा एक सेट लिखा है कि a दैट इज इक्वल्स टू x सच दैट x डिविजिबल बाय 3 and less than 15 and पॉजिटिव। देखिए क्या क्या लिख दिए, हम ये लिखे ना कि x एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल एक दो नंबर कौन कौन हो सकता है? 369 एकदम से। तो x डिविजिबल बाई 3 मेरे दिमाग में आया कि क्या हो सकता है। उसके बाद हम ये सुने लेस देन 15, तीसरा कंडीशन मस्ट बी पॉजिटिव। तीनों चीज को मिला के अगर सेट A लिखा जाए तो इसमें आएगा 3, 9,
फिर उसके बाद कौन 12 6 एक और 6, मेरा 6 छूट गया था एक्चुअल में, ठीक है। ये 4 आएगा, ये 4 आएगा। जैसे ये 4 आया, मेरे वर्ड मुंह से वर्ड सुन रहे, 4 आया, हम जब इसको काउंट कर लिए तभी तो बोले कि 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सेट। तो अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इस सेट को आप कौन सी कैटेगरीज में रखेंगे? इट इज फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट। अब देखिए, मान लीजिए जैसे दूसरा क्वेश्चन बी क्या दिया, बी दिया x such that 2x plus 1 is equals to 0 और x belongs to real number, ऐसा। तो आपके पास अगर ऐसा कंडीशन दिया तो आप इसको देख के पहचान रहे कि ये एक इक्वेशन है। अगर इक्वेशन होता है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं, क्या वैल्यू आएगा? -1/2। एक ही वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, मल्टीपल आएगा नहीं। तो अगर इसी b को सेट के फॉर्म में लिखें तो -1/2 इसके अंदर प्रेजेंट है। अब अगर आपसे पूछा कि बताओ इस b का क्या टाइप होगा, आप क्या बोलिएगा? टाइप ऑफ सेट। हाँ, क्वेश्चन ये था ना कि ये जो बी सेट है ये कौन से टाइप का सेट है, ना बताना। एक तो आंसर मिला कि सर सिंगलटन होगा, आप नाम भूल गए थे इस कारण से आप उसमें थोड़ा सा रुक रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे, ठीक है, सिंगलटन कहते हैं उसको। और क्या हम इसको फाइनाइट नहीं कह सकते? हाँ, फाइनाइट सेट भी है। बिल्कुल। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ना कि जिसका एक प्रॉपर पर्टिकुलर नेम होगा और कोई एक जनरल फैमिली से भी बिलोंग कर रहा होगा, ये कोई फैमिली नहीं है, इट इज द प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, मगर ये एक पूरा का पूरा फैमिली, इस फैमिली के अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सेट को रखा जाता है। उसके अंदर 2 भी रहेगा तो भी फाइनाइट, 5 भी रहेगा तो भी फाइनाइट, 10 भी रहेगा तो भी फाइनाइट। तो ये पूरा का पूरा एक कम्युनिटी है, ठीक है, पूरा एक फैमिली है जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट वाले सेट को रख सकते हैं, मगर ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है किसी एक सेट का। तो इसके लिए आप सिंगलटन भी बोले और इसके लिए आप फाइनाइट भी बोले। सर दोनों में से कौन सही? दोनों सही। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो क्या करें? अगर आपके ऑब्जेक्टिव में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में सिंगलटन भी दिया है, फाइनाइट भी दिया है और इसके अलावे 2 और कुछ दिया है जो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अब मेरे पास मुश्किल तो ये है ना कि ए और बी में से हम किसको टिक करें? मल्टीपल करेक्ट है, दोनों टिक कीजिए। सिंगल करेक्ट है तो आप सिंगलटन को टिक करेंगे। क्यों सर? फाइनाइट भी तो था। फिर से, फाइनाइट एक पूरी फैमिली है और सिंगलटन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन है। तो जब कभी भी ये पर्टिकुलरली सिंगलटन लिखा, सिंगली आपको चूज करना है सिंगलटन और फाइनाइट में से। अगर सिंगल करेक्ट है आप सिंगलटन को टिक करेंगे, अगर मल्टीपल करेक्ट है दोनों को टिक करेंगे। अगर बाय द वे सी ऑप्शन में सिंगलटन एंड फाइनाइट दोनों लिखा है, ठीक है, और डी ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। बोलिए तो अब इसमें से आप किसको टिक करेंगे? ये सब भूल जाइए अब चारों में से। ऑप्शन सी। अब जाके ऑप्शन सी जो कि दोनों को फुलफिल करवा रहा है, ठीक है। तो ये चीज होता है कि हमको जानकारी है, हम पढ़े हैं, हमको आता है, ठीक है, मगर उसके बाद भी अगर क्वेश्चन में हम टिक नहीं कर पाते तो ये मेरा डिमेरिट है ना। तो वैसे केस में हम लोग को धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जहां हम डिसाइड कर सकें कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, सबसे ज्यादा सही कौन सा है वही टिक करके आएंगे तो सही होगा। अदरवाइज रॉन्ग हो गया, मार्क्स तो कुछ मिला नहीं, मार्क्स डिडक्ट भी हो गया, ठीक है। तो यही सब चीज है, थोड़ा धीरे धीरे ध्यान रखिएगा, हर चीज आप सीख जाएंगे। अभी तक ये क्लियर, ठीक ना? कोई कुछ बोल रहे हैं? यस सर, एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए। सर x सच है, उसके लिए इक्वेशन दिया और फिर बोलता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक। तो सर तो x का जो इक्वेशन हम तोड़े तो x का वैल्यू है -1/2, ठीक है। सर -5/10 है तो भी -1/2 आएगा, -10/20 या -20/40 वो भी लिखता हूं -1/2 आ रहा है। ठीक ठीक, हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। देखिए -1/2 मेरा आंसर आया था। आप बोले कि सर अगर हम इसको -5/10 लिख दें तो भी तो ये वही है, तो भी तो ये रियल नंबर है और इसको फुलफिल कर रहा है एकदम से। जब कभी भी हम लोग p/q में लिखते हैं ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी p/q में लिखा जाता है हमेशा लीस्ट रेशियो लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा लीस्ट रेशियो लिखा जाता है। इसका क्या मीनिंग सर, जब तक ये कैंसिल हो आपका तब तक आंसर नहीं आया, आप उसको कैंसिल कीजिए और कैंसिल करके ऐसे पोजीशन पे लेके आइए जहां के बाद फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल ना हो। सर मीनिंग नहीं समझे, अरे फैक्टर वाला बात है। -5 को आप लिख सकते हैं -1 × 5, 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5, फैक्टराइज कर दिए। अगर ये कैंसिल हुआ तो अभी तक ये सॉल्वेबल है, मगर जब ये सॉल्व होके -1/2 दे दिया, अब सोचिए क्या ये सॉल्वेबल है? नहीं। जब ये सॉल्वेबल नहीं होता है देन इट इज कॉल्ड लीस्ट रेशियो, और जब लीस्ट रेशियो में आएगा तब आप फाइनल डिक्लेरेशन करेंगे कि ये मेरा आंसर है। तो अब आप सोच के बोलिए क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल है। अभी हम लोग क्या सीखे थे, कि अगर एक ही चीज, हाँ, अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो तो उसको हम लोग सिंगल टाइम लिखते हैं। तो अगर कोई हमसे ये बोल दे कि सर देखिए -1/2, -5/10, -10/20, -20/40, ये क्या ये सब नहीं होगा? तो देखिए मेरे बोलने का चीज नहीं है, आप इसी एक नंबर को 4 बार रिपीट किए, और हम लोग एकदम स्टार्टिंग में ही आज क्लास में सीखे कि एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से एक नंबर लिखेंगे और सबसे एप्रोप्रिएट नंबर कौन होगा, जो लीस्ट रेशियो वाला होगा। अब क्लियर हुआ डाउट? यस सर। ठीक। और किसी का कुछ डाउट है तो जरूर पूछे आप, ठीक है, कुछ भी रहे जरूर पूछे। सेट के असाइनमेंट सेक्शन में वो मिलेगा, इधर उधर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसी सेट का ही है, टाइप्स ऑफ सेट का ही है, कॉल्ड सबसेट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होगा तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी जगह कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ तुरंत पूछेंगे, ठीक है। देखिए सबसेट का बात क्या होता है, देखिए एक सेट का कुछ एलिमेंट्री पार्ट उसको हम लोग सबसेट बोलेंगे। मीनिंग एक सेट है, पहले मीनिंग बता रहे हैं, बाद में लिखेंगे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। देखते चलिए, ए अगर कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। अगर हम लोग ऐसा बोलें कि बी एक और सेट जिसके अंदर केवल 1 2 है, तो हम आपसे बस ये चीज पूछना चाहते हैं, क्या सेट बी सेट ए के अंदर प्रेजेंट है? क्या सेट बी सेट ए के अंदर प्रेजेंट है? ठीक है। अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट हो तो देख के पता चल गया ना कौन छोटा कौन बड़ा, कौन किसके अंदर प्रेजेंट है। तो कहा जाएगा B is subset of set A। तो इसका मतलब हुआ कि सबसेट हम उस सेट को बोलेंगे जो किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होगा। अब सेट के अंदर प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है, एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट के भीतर अगर प्रेजेंट है तो जो दूसरा सेट होगा ना, जो छोटा सेट होगा, इज कॉल्ड सबसेट ऑफ लार्जर सेट, बड़े वाले सेट का वो सबसेट होता है। क्या सर इसका कोई नोटेशन है? देखिए ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ये मैथमेटिक्स में लिखा गया, मैथमेटिकल नोटेशन के साथ लिखा गया, B is the subset of A, B is subset of A। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है उसका ये नोटेशन है। तो ये जो आपके पास नोटेशन दिख रहा है ये सबसेट कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपको लेस देन इक्वल टू जैसा दिख रहा है, बस इसमें क्या है कि ये कॉर्नर है और ये काफी राउंड है। तो ये चीज यूज करते हैं हम लोग नंबर के लिए, ये यूज करते हैं हम लोग नंबर के लिए, ऐसे लिखते हैं ना, x लेस देन इक्वल्स टू 6। लाइक आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, एक हाँ बोलिए
हाँ अब आ रहा है, बोलिए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, थोड़ी देर में फिर बात कर लेंगे। बस बस एकदम सही, ठीक है। आप थोड़ी देर, हेलो सर, आपका हम बोलना ही बंद कर दिए थे। वेट, बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए। आई थिंक पूछ रही है ए और बी इक्वल रहे तो वो भैया पूछ रही है, ठीक है। रहेगा तो क्या नोटेशन यूज करेंगे? एकदम सही, रुक जाइए, बता देते हैं, ठीक है, तुरंत आ रहा है। हाँ, हम सुन लिए आपका डाउट, हम सुन लिए, ठीक है, आवाज आ गया था। चलिए ठीक है, हम उस पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। इसको अलग अलग किया जाएगा। देखिए, जब कभी भी ऐसे राउंड लाइक सी और उसके साथ इक्वल टू रहे, देन इट इज कॉल्ड सबसेट। और सबसेट का मीनिंग क्या हुआ? जिस साइड में क्लोज है वो छोटा सेट होगा, उसका सारा एलिमेंट बड़े वाले सेट के अंदर प्रेजेंट। जिधर साइड ओपन है उस साइड का सेट बड़ा, जिधर क्लोज है उधर का सेट छोटा होता है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये स्टेटमेंट जो है, देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। बी कैन बी ऐसे, और दूसरा क्या हो सकता है? बी कैन बी इक्वल टू ए, ये लिखा जा सकता है। इसको क्योंकि ये दो नोटेशन है ना, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब दोनों का क्या मीनिंग है वो समझिए। विदाउट इक्वल टू अगर ये नोटेशन है तो इसको कहा जाता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अगर विदाउट इक्वल टू ये नोटेशन सी लाइक है, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या स्टेटमेंट होगा? B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अच्छा, अगर कभी B इक्वल टू A हो गया, ये चीज तो देख ही चुके हैं कि B और A इक्वल होगा, B और A इक्वल होगा। तो अगर इन दोनों को मिला दे, इन दोनों को मिला दे, तो ये नोटेशन बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी सेट में दिए गए सेट से कम है, कम एलिमेंट है तो भी सबसेट, अगर दिए गए सेट के इक्वल है तो भी सबसेट, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन से समझा रहे हैं उस बात को। एक सेट A लिखा 2 4 6, एक सेट B लिखा 1 2 3 4 5 6, एक सेट C लिखा हुआ है, एक सेट C लिखा हुआ है 6 2 4, ऐसा 6 2 4। बस आपसे आंसर चाहिए, ट्रू और फॉल्स में बताइएगा। ट्रू और फॉल्स में A इज द सबसेट ऑफ B, ट्रू की फॉल्स? ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। दूसरा वाला A इज द सबसेट ऑफ C, ट्रू की फॉल्स? ये भी ट्रू। अब देखिए, कोई सोच रहा होगा कि सर इसमें A और B इतना बड़ा है तो भी आप सबसेट यूज किए, C इतना छोटा है तो भी आप सबसेट यूज किए। मीनिंग को समझिएगा। मीनिंग क्या कह रहा है ना, कि इसमें दो नोटेशन है, इसमें एक नहीं है, इसमें दो नोटेशन है। एक है प्रॉपर सबसेट का जो छोटे वाले के लिए यूज होता है, एक है इक्वल टू जब ये दोनों बराबर होगा। तो ये नोटेशन आइदर लेस और इक्वल टू दोनों के लिए यूज होगा। तो जब A और B में कंपेयर किए तो A इज लेस देन B, A इज लेस देन B, वैसे केस में भी आप सबसेट यूज किए। जब A और C में कंपेयर किए, A इक्वल टू C, सेट A इक्वल टू सेट C, इस कारण से भी सबसेट यूज किया जा सकता है। क्या क्लियर हुआ ये दो स्टेटमेंट? यस सर, यस सर। ठीक, जिनको डाउट था वो भी हो गया ना? अच्छा, आवाज का थोड़ा इशू में भी हो सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, बोलिए सही कि गलत? सही है। ये भी सही, ये भी ट्रू, ये तो ट्रू था ही, ये भी ट्रू। कहने का मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि C इज द सबसेट ऑफ B, बोलिए ट्रू की फॉल्स? ट्रू। अब क्या हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को जब भी ऐसा नोटेशन हो आप इसको ऐसे समझिए, प्रॉपर सबसेट और इक्वल टू, ठीक है, प्रॉपर सबसेट और इक्वल। जब ये और वर्ड लगता है तो और का मतलब आप हिंदी में जानते हैं, इसको बोलते हैं या, ठीक है। तो या तो फर्स्ट कंडीशन आइदर सेकंड कंडीशन,
आइदर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया, ये ट्रू है मगर ये नहीं है तो भी ट्रू। अगर फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड ट्रू नहीं है, सेकंड अगर फॉल्स है तो भी आप इसका आंसर लिखेंगे कि ये ट्रू होगा। अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकंड वाला ट्रू है तो वैसे केस में आप फिर से बोलेंगे कि ट्रू होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसा दो नोटेशन होता है ना तो आइदर और लगता है। आइदर और का मीनिंग क्या हुआ सर? मैथमेटिक्स में मीनिंग है कि दो कंडीशन में से एक भी फुलफिल तो ट्रू। अगर दोनों फुलफिल्ड हो गया तो ट्रू है ही, अगर एक भी फुलफिल हो गया देन इट इज ट्रू। तो वैसे केस में C के अंदर का एलिमेंट B से कम है तो प्रॉपर सबसेट भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि C प्रॉपर सबसेट है B का तो आप यहां सबसेट नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। किसका क्या नेम है थोड़ा लिख दिया जाए। इसके लिए स्टेटमेंट क्या बनता है? A सबसेट। केवल इंग्लिश में जब लिखने जाइएगा ना स्टेटमेंट, उस समय वर्ड चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। A सबसेट B, A इज सबसेट ऑफ B। यहां कहा जा सकता है A सबसेट ऑफ C। इस प्लेस पे आप बोलेंगे C प्रॉपर सबसेट B, C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इस प्लेस पे आपका स्टेटमेंट होगा C इज द सबसेट, इक्वल टू लग गया तो सबसेट, नहीं लगा तो प्रॉपर सबसेट। यहां बोलेंगे C इज सबसेट ऑफ D। ऐसे स्टेटमेंट लिखा जाता है। ठीक है, कुछ भी डाउट सबसेट या प्रॉपर सबसेट से जो भी बोर्ड पे है आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। सर सबसेट में इक्वल टू भी होता है और प्रॉपर सबसेट भी होता है। बिल्कुल। तो प्रॉपर सबसेट का तो आप साइन बता दिए, अगर इक्वल टू रहेगा तो उसको इक्वल टू ही लिखेंगे। हाँ, उसको इक्वल टू ही रखेंगे। देखिए दो नोटेशन आया ना, एक आया ये प्रॉपर और एक हुआ इक्वल। ये इक्वल है। जब ये दोनों अलग अलग होगा तब इसको प्रॉपर बोलेंगे और इसको इक्वल टू बोलेंगे। अगर ये दोनों एक साथ रहेगा इसको सबसेट बोलेंगे। ओके सर। हाँ, ये हो गया प्रॉपर, ये हो गया इक्वल और ये हो गया सबसेट। ठीक है, नोट करें। और किसी को कुछ डाउट है? सर अगर इसी स्टेट में जैसे ये सेकंड वाले क्वेश्चन में सेट B का 6 एलिमेंट्स है, अच्छा, उसी में से सेट B में 3 एलिमेंट्स है, उसी में से मतलब जो सेट में एलिमेंट B में एलिमेंट उसी का 3 एलिमेंट C में, तो सर उससे 3 कम है, इसलिए ये सिर्फ प्रॉपर सबसेट हुआ ना सर? हाँ, क्योंकि उससे छोटा है। ठीक है, उससे छोटा है तो वैसे केस में आप प्रॉपर लिख सकते हैं, प्रॉपर लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी आप जो सवाल उठाए ना बहुत बढ़िया था, हम उस पे एक और डिस्कशन करना चाहेंगे। अगर कोई बोल दे कि A प्रॉपर सबसेट C, बोलिए तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सर ट्रू होगा। नहीं, अब ये फॉल्स, अब ये फॉल्स क्यों हो गया? देखिए A और C इक्वल है ना, A और C इक्वल है। वहां पे बोल रहा है कि A छोटा है, C से छोटा है, मगर ऐसा तो है नहीं। A और C दोनों इक्वल है तो वैसे केस में वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आप अभी जो क्वेश्चन पूछे थे ना हमसे, बहुत बढ़िया था। हम ये डिस्कशन यहाँ पे किए नहीं थे, कम से कम वो बात उठ गया। कोई दिक्कत और? नो सर। चलिए ठीक है। If each and every element of any set A, ठीक है, present in set B, then set A called subset of B। ठीक है, ये चीज है। If each and every element, तो मे बी इक्वल होके भी प्रेजेंट हो सकता है each and every, और मे बी छोटा होके भी प्रेजेंट हो सकता है each and every। तो दोनों चीज के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? सबसे। नेक्स्ट है if, ध्यान से, अब प्रॉपर का बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा कंडीशन बनता है और एक नया वर्ड भी आएगा, देखिएगा। if each element of set A present in set B, बस क्या है ना कि दो सेट का नाम रखना था तो हम खुद से यहाँ पे A और B लिख दिए। कोई जरूरी नहीं होता है कि A B ही अज्यूम करेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं।
इफ ईच, हाँ थोड़ा सा यहां पे छूट गया ना, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी but all elements of set B not present in set A। देखिए क्या बोला कि A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट होगा मगर B का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं होगा। तो बहुत क्लियर बताया कि A छोटा होगा और B बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए A आपके पास दिया 1 2 और B आपके पास प्रोवाइड किया 0 1 2 3। आप ये देख सकते हैं A का दो एलिमेंट 1 और 2 B के अंदर प्रेजेंट है, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A प्रेजेंट इन सेट B, बट ईच एलिमेंट या ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B नॉट प्रेजेंट इन A। ठीक है, all elements of set B not present in A mean आप ये कह सकते हैं 1 belongs to the set A, 1 belongs to set B। ठीक है, थोड़ा ऊपर डिस्कस करते हैं। और 2 belongs to set A, 2 belongs to set B। ठीक है, अब आगे देखिए 0 not belongs to set A, 0 belongs to set B। एक और 3 not belongs to set A, 3 belongs to set B। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है ना कि B के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो A में प्रेजेंट नहीं है। B के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो A के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि A जो है वो छोटा है, A इज लेसर देन B। इसका मतलब आप बोलेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो A प्रॉपर सबसेट B का हो गया। नोटेशन में क्या लिखें, A प्रॉपर सबसेट B ऐसे दिखाएंगे। ये बताएगा A छोटा है और B बड़ा है। तो B के लिए क्या यूज करें हम लोग, ऐसे में कह सकते हैं देन सेट B जो बड़ा सेट है, ठीक ना, बड़ा सेट, देन सेट B कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A के रिस्पेक्ट में सेट B कौन, सुपर सेट। फिर से सुनिएगा, A के रिस्पेक्ट में B कौन, सुपर सेट, क्योंकि वो उससे बड़ा है। B के रिस्पेक्ट में A कौन, A इज द प्रॉपर सबसेट। जो छोटा होगा प्रॉपर सबसेट, जो बड़ा होगा उसको सुपर सेट बोलेंगे। मगर ये जो सुपर सेट वाला वर्ड है, सुपर सेट वाला वर्ड वो केवल एक ही वर्ड के साथ चलता है, प्रॉपर सबसेट। सबसेट के साथ कभी सुपर सेट नहीं लगाया जाता है। सर नहीं समझे आप क्या बोलिए, कोई भी बोलिए। ठीक है, देखिए A इज द सबसेट ऑफ B, आप ये नहीं कह सकते कि B इज सुपर सेट, आप ये नहीं कह सकते कि B इज द सुपर सेट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों जहां भी रहेगा एक साथ रहेगा। अगर प्रॉपर सबसेट है तभी सुपर सेट आएगा, अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तो सुपर सेट नहीं आएगा। उलट के बोले, रिवर्स ऑर्डर में बोले, अगर सुपर सेट है तो प्रॉपर सबसेट आएगा ना कि सबसेट आएगा। अगर सुपर सेट किसी भी क्वेश्चन में वर्ड में मेंशन है कहीं भी तो सुपर सेट के साथ प्रॉपर सबसेट आएगा ना कि केवल सबसेट आएगा। क्लियर हुआ ये चीज, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट और सबसेट। कहीं कोई दिक्कत किसी को जरूर पूछे, नहीं तो इस चीज को याद रखिएगा। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A प्रेजेंट बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B नॉट प्रेजेंट इन A, then set A is called proper subset। set A is called proper subset of B। ठीक है, अगर कोई आपसे ये बोले x greater than equals to 6, आप इसको बोलिएगा मे बी ये ट्रू हो सकता है, ठीक है। अगर कोई आपसे बोला कि 5 is greater than 6 greater than equals to 6, आप बोलिएगा ये ट्रू है। कैसे, 6 कभी 6 से बड़ा नहीं होता है,
मगर 6 इक्वल टू 6 तो होता है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल्ड देन स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ट्रू है, मगर यहां के बारे में आप फाइनलाइज नहीं कर सकते। अगर कोई ये बोला कि 5 ग्रेटर देन 4, ये लिखना था 5 ग्रेटर देन 4, बोलिए ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ट्रू। अरे 5 बड़ा होता है 4 से, 5। ये ट्रू, ये ट्रू। अब देखिए कोई आपको क्या बोल रहा है वो सुनिए, 5 इक्वल टू 4, बोलिए ट्रू की फॉल्स? ये फॉल्स हुआ ना। तो जब कभी भी कोई नंबर एग्जैक्टली छोटा हो जाएगा वो कभी इक्वल टू नहीं हो सकता है। कोई एक नंबर अगर छोटा हो गया वो कभी इक्वल टू नहीं हो सकता है, ठीक है? तो आपको एक चीज फिर से, प्रॉपर सबसेट हो गया, आप उसको सबसेट ना बनाएं। सबसेट वर्ड का एक अलग सेंस ही बनेगा। ज्यादातर अब आपको इन तीनों में बता दें, क्योंकि काफी थिन डिफरेंस होता है, काफी छोटा डिफरेंस होता है, बहुत पार्ट होता है छोटा छोटा। आप हमेशा सबसेट वर्ड यूज करेंगे। अगर प्रॉपर है तो भी आप सबसेट वर्ड यूज करेंगे, आप हमेशा सबसेट वर्ड यूज करेंगे। अगर बाय द वे सुपर सेट या प्रॉपर सबसेट आपके ऑप्शन में या क्वेश्चन में कहीं मेंशन है तभी इसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, नहीं तो हर जगह पे हम लोग यूज करते हैं सबसेट वर्ड, ठीक है? नोट कीजिए। और कोई डाउट किसी का? देखिए क्वेश्चन ये दिया, सेट A दैट इज इक्वल्स टू 2 5, सेट B इज इक्वल्स टू 0 -2 5, सेट C इज इक्वल्स टू 0 1 2 5 -2, सेट D इज इक्वल्स टू -2 0। ये ध्यान से देखते चलिएगा, ट्रू फॉल्स ही बताना है, ज्यादा कुछ नहीं। D is the proper subset of B, true की false? True। D का सारा एलिमेंट देखिए यहाँ प्रेजेंट है और प्रॉपर बोला तो बिल्कुल सही, ठीक है? इट इज ट्रू। अच्छा एक और देखिए, कोई ये बोल दिया कि B is the superset of D, true की false? ये भी ट्रू। अरे इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, घुमा दिए बस, ठीक है? तो रहेगा तो वही, D अगर छोटा है तो प्रॉपर, B अगर बड़ा है तो ये सुपर। तो इसी चीज को ऐसे दिखाया गया। दोनों में डिफरेंस क्या है? हम इसको पढ़ेंगे D, लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे D इज द सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इसको पढ़ेंगे B इज द सुपरसेट ऑफ D, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है? तो ये दोनों ट्रू। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, A is the subset of C, ट्रू की फॉल्स? A और C ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है? अच्छा फोर्थ नंबर एक क्वेश्चन ये लिखा है, D is the proper subset of C, सही की गलत? ट्रू। ये भी ट्रू। D के अंदर -2 0 और वो यहाँ B के अंदर प्रेजेंट है, बाकी क्या है नहीं है? अच्छा सॉरी C के अंदर प्रेजेंट है -2 और 0, बाकी क्या है नहीं है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? अच्छा फिफ्थ नंबर एक चीज देखिएगा, A is the subset of D, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स होगा सर। ये फॉल्स होगा, कौन से एलिमेंट के कारण? A का 2 D के अंदर नहीं है, बस आगे हमको चेक ही नहीं करना है। एक एलिमेंट भी अगर आपको ऐसा मिल जाए जो कि दिए गए दूसरे सेट के भीतर नहीं प्रेजेंट है, तो वैसे केस में आप स्टेटमेंट फॉल्स रखेंगे, ठीक है? क्या इसमें से किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। नो सर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको और आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, राइट टू सबसेट्स ऑफ सेट A इक्वल्स टू 1 2 3। इस सेट का दो सबसेट लिखना है, इस सेट का कोई भी दो सबसेट अपनी मर्जी से आप लिखें और हमको बताएं। सेट B is equal to 1 2, एक 1 और एक 2, ऐसे ना? ठीक एकदम। क्या बोले फिर से?
नहीं सर, ये भी हो सकता है और भी हो सकता है, जैसे कि सर t is equals to 1 2 या फिर 3 2। एकदम ठीक, बहुत हो सकता है। अब कितना हो सकता है ना, वो हमको आपको बता दें, 8 हो सकता है, 8 सबसेट्स हो सकता है, 8 सबसेट्स हो सकता है। आपको बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, मेनली इसको हमको है ना अगले क्लास में डील करना है क्योंकि ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, मगर आपको बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझिएगा। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको यूज करके आप जितना सेट बना सकते हैं बनाइए, वो सब का सब सबसेट होगा। तो क्या बनाया जा सकता है, एक तो सिंगल सिंगल एलिमेंट का एक सेट 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ये तीनों सिंगलटन है, ये तीनों सिंगलटन है इसी के बेसिस पे। उसके बाद दो दो एलिमेंट यूज करके, दो एलिमेंट यूज करके आप और भी बना सकते हैं, तो इसके बेसिस पे भी आपका 3 सेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद 3 एलिमेंट को यूज करके भी आप सेट बना सकते हैं। देखिए कितना सेट बना, 7 हुआ, काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। और एक चीज फाई जो होता है ना, फाई मतलब कौन, नल सेट, इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे, फाई इज सबसेट, क्या बोला गया, फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट, फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट, हर एक सेट का ये सबसेट होता है। अच्छा, क्या आप काउंट किए यहाँ कितना मिला, 8 सबसेट, और उसमें से हम आपसे डिमांड किए थे कितने का, 2 का, कोई भी 2 बता दीजिए। तो आपका ये आंसर भी सही, इसमें से आप कोई भी 2 ले लें, वो सबका सब सही। ये लिस्टिंग किस चीज का, सबसेट का। तो ध्यान रखिएगा, ये खत्म नहीं हुआ, ये बस स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट था, तो हम आपके सामने आज डील कर दिए। अदरवाइज इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में पढ़ेंगे, और हम कौन से बेसिस पे बोल दिए कि इसमें 8 होगा, ये भी चीज आपको बताया जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि दिए गए सेट का कितना सबसेट होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, आज के लिए यही खत्म कर